आज हम यहाँ से आपको जीडी के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए थे। गत वर्षों के प्रश्नों को हम देखेंगे और उनकी अप्रोच देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद बी के स्थान पर सी को कार्य पर लगा दिया गया। शेष कार्य ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा कर लिया। सी अकेला इसी काम के 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो बेटा, यहाँ पर ए और बी के दिन दिए गए हैं, तो यहाँ से करेंगे कि ए किसी काम को करता है 12 दिन में और बी उसी काम को करता है 18 दिनों में। इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। जैसे एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 36। जो एलसीएम आता है बेटा वो टोटल वर्क होता है। इसकी क्लास हमने आपको दे रखी है, आप जाएं चैनल में देखें। मैथ के जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं उन वीडियोस को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। हाँ देखेंगे तो 36 आपका टोटल वर्क आ गया। अब यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो 12 का भाग 36 में करने से क्या आएगा 3। 18 से डिवाइड करेंगे 36 को, क्या आएगा 2। इन दोनों की क्षमताएं निकल के आ गई हैं। अब कह रहा है कि ए और बी ने मिल करके 4 दिनों तक काम किया है। तो ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है और बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है। अगर दोनों लोग मिल जाएंगे, कौन कौन, ए और बी, तो एक दिन में कितना काम होने लगेगा 5 काम होने लगेगा। और 4 दिन तक करेंगे तो एक दिन में 5 काम करते हैं तो 4 दिन तक में कितना काम कर डालेंगे 20 काम कर डालेंगे, ठीक है ना। अभी काम शेष कितना बचा हुआ है, तो शेष काम निकालेंगे यहाँ से। तो शेष कार्य कितना आएगा बेटा, यहाँ से शेष कार्य कितना आएगा, टोटल वर्क 36 था उसमें 20 को माइनस कर देंगे। तो 36 में 20 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 16, मतलब 16। ये आपका अभी शेष काम है। इसी काम को करने के लिए अब बी को हटाया जा रहा है क्वेश्चन में और उसके स्थान पर कौन आ रहा है, सी आ रहा है। तो एक बंदा और आ गया। सी की क्षमता हमें यहाँ पर नहीं पता है, लेकिन ए की क्षमता पता है ना, 3 है। तो ए और सी जब साथ में मिलकर करेंगे तो ए की क्षमता 3 थी, सी की क्षमता हम मान लेंगे x। तो इतना काम होगा एक दिन में, ठीक है। और काम बचा कितना है 16। तो करेंगे यहाँ से 16 काम को कौन कौन मिलके कर रहा है, ए और सी, ये दोनों मिलके करते हैं। 3 + x से भाग करेंगे तो दिन निकल आएंगे। लेकिन जब 3 + x से भाग करते हैं 16 को तो दिनों की संख्या कितनी आ जाती है 4। कितनी आ जाती है 4 आ जाती है, मतलब 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना। इसका मल्टीप्लाई बेटा यहाँ करेंगे 16, इसका करेंगे 3 चौको 12 प्लस के 4x हो जाएगा। 12 और 16 माइनस कर लेंगे आपस में, क्या बचेगा यहाँ से 4 बराबर 4x। बेटा 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 1। x का मान कितना आया 1, मतलब सी की क्षमता कितनी है 1 है। यहाँ से सी की क्षमता ही निकल के आ गई 1, किसी एक दिन में 1 काम ही कर पा रहा है। तो जो भी काम था उसका 1/3 करवाना है। तो 1/3 कितना बनता है 36 का 1/3 निकाल लेंगे 1/3, टोटल आएगा 12। मतलब 12 काम को सी कितने दिन में करेगा, और करता एक दिन में 1 काम है तो 12 काम है तो 12 दिन नहीं लगेंगे, सीधे बता देंगे। आंसर क्या जाएगा 12। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। कह रहा है कि एक कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक 74 हैं। बाद में यह पाया गया कि औसत गणना करते समय एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक 56 के स्थान पर गलती से 65 के रूप में दर्ज किए गए थे। सही औसत अंक कितने हैं, आपको दशमलव के एक स्थान तक बताना है, ठीक है ना। मतलब दशमलव के बाद 1 अंक आ जाना है, 2 अंक नहीं लाने हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न को किस प्रकार से करेंगे। देखिए टोटल बेटा छात्र कितने हैं 19 छात्र हैं। छात्रों की संख्या कितनी 19 छात्र हैं
और इनका जो औसत अंक है कितना है 74 है। औसत जानते हो ना क्या होता है? औसत मतलब जितने भी ग्रुप मेंबर होते हैं उनमें जो भी संख्या हो, जो भी अंक हो या जो भी वस्तु हो, इक्वली डिवाइड किया जाए उसी को औसत कहा जाता है। तो मतलब हर छात्र को 74 अंक मिले होंगे औसतन। तो टोटल अंक कितने थे ये देख लिया जाए। तो टोटल अंक निकालेंगे, मतलब कुल अंक निकाल लेंगे यहाँ से। तो कुल अंक बेटा क्या जाएंगे 74 गुणे 19 करेंगे। 19 चौको 76, 7, 19 में 7 का मल्टीप्लाई करने से बनता है 133 और 7 जोड़ देंगे। 133 में 7 जोड़ने से बन जाएगा 140। ये आ गए कुल अंक। लेकिन अब आगे सवाल पढ़ेंगे। सवाल में बोल दिया गया है, लेकिन हुआ क्या, मिस्टेक क्या हो गई कि जब गणना कर रहे थे तो गणना करते समय एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक 56 के स्थान पर गलती से 65 लिख दिया गया है। तो लिखना था 56 इसमें, लेकिन लिख क्या गया है 65। तो कितना एक्स्ट्रा लिख दिया गया है ये निकाल लिया जाए। तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कितना लिखा गया है 65 लिख दिया गया है, लेकिन लिखना था 56, कितना ज़्यादा हो गया होगा। तो 15 में 6 घटा लूँ 9, मतलब 9 इसमें ज़्यादा लग गया है। तो 9 अंक कम कर लीजिए इससे। तो 9 कम कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 16 में 9 गया 7, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1। मतलब टोटल अंक इतने थे। अब बच्चे कितने हैं बेटा 19। तो 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो औसत निकल के आ जाएगा जो सही औसत होगा। तो 19 सत्ते 133, ठीक है 133। 9 में 3 गया 6 बचेगा 7, 19 चौको 76, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार करेंगे। तो 19 3 57। तो अब ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन है यहाँ पर 73.5 भी है और 73.7 भी है। तो हम दशमलव के बाद का भी अंक चेक करेंगे। 0 यहाँ से बचेगा 1, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 19 सत्ते 91 कितना आएगा 19 सत्ते 91। दशमलव के एक अंक तक बताना था 73.7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आपको मान ज्ञात करना है। ये सिंप्लीफिकेशन है। आपको बोर्ड मास पता होना चाहिए। वी बोर्ड मास होता है वैसे, लेकिन हम यहाँ पर बोर्ड मास देख लेते हैं। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट, फिर ओ का मतलब होता है बेटा आप हिंदी में कहते हैं इसको का। तो यहाँ पर का लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ का होगा पहले उसको हल किया जाएगा। उसके बाद डिवाइड को हल करते हैं, फिर गुणे को तब जोड़ना, फिर घटाना, ये प्रोसेस होता है। तो करते हैं इसको। सबसे पहले हमें का वाली वैल्यूज़ को हल करना होगा, उसके बाद डिवाइड को हल करना होगा। तो यहाँ से 36 डिवाइड 18 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 54 बन जाएगा। का मतलब बेटा गुणा ही होता है। फिर गुणे 2 + 8 डिवाइड, अब देखो यहाँ भी का है तो 4 दूना क्या बन जाएगा 8, क्या बन जाएगा 8, गुणे 5 - 5 भाग 10 गुणे 2। अब क्या करना है भाग करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 36/54 और गुणे में क्या हो गया 2 + 8/8 गुणे में हो गया 5 माइनस यहाँ से 5/10 गुणा 2। आप चेक करेंगे 5 गुणा 2 10 बनेगा, 10 से 10 यहाँ बचेगा 1, 8 से 8 कैंसिल हो गया बचा 1, 18 दूना 36, 18 23 54, 2 दूनी यह आ गया 4/3 प्लस यहाँ केवल बचा 5 माइनस वहाँ बचा 1। इसको हल करने से क्या बन जाएगा, बट्टे में 1 कर लो, सबका लासा ले लेना, 3 आ जाएगा। यहाँ से 4 प्लस यहाँ बनेगा 15, यहाँ बनेगा 3, 15 में 4 जोड़ो 19, 19 में 3 घटा लेना 16/3, 3 से भाग करेंगे 3 बचे 15, 1 बचेगा 5 सही 1/3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त
और महत्तम समापवर्त का योग और अंतर क्रमशः 148 और 140 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मतलब आपका एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा, तो कह सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों का योग जो बन रहा है कितना बन रहा है 148, और एलसीएम और एचसीएफ का जो अंतर है बेटा वो बन रहा है 140। कितना बन रहा है 140। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम निकाल लें तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बन गई, यहाँ पर जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस है सेम टू सेम में कट जाएगा। एलसीएम एलसीएम जोड़ के 2 एलसीएम लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 एलसीएम बराबर, अब जोड़े थे ना तो इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 8 8 2, 2 का भाग इसमें कर देंगे तो एलसीएम यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा कितना 14 144। 2 का भाग कर दिया इसमें 144 आ गया यहाँ से। अब हमने एलसीएम निकाल लिया है और एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का योग 148 था। तो आप सोचो इसमें क्या जोड़े हैं कि 148 बन जाए। 4 जोड़ेंगे ना तो 4 किसका मान होगा एचसीएफ का। यहाँ से एचसीएफ भी हमने ज्ञात कर लिया। क्या आ गया 4 आ गया। अब एक संख्या दी गई है, इसमें एक संख्या दी गई है, मान लो ए दिया गया है 16, तो हमसे पूछ रहा है कि बी क्या होगा। आप सभी जानते हो एक सूत्र आपको याद होगा फार्मूला कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इन दोनों का गुणनफल इक्वल होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के। तो बस एलसीएम कितना है 144 गुणा एचसीएफ कितना आया है 4 बराबर 16 गुणे दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। 16 से 44 9 बार में कटेगा, 9 गुणे 4 करने से आ जाएगा 36, मतलब बी का मान आ गया 36। वो दूसरी संख्या आपकी 36 थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन सवाल आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 5%, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज दर 6% और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज दर 8% है, तो कौन सी राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 30,051 रुपये का मिश्रधन देगी। ठीक है, तो अभी हाल ही में हमने चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट सिखाया था, उसी से क्वेश्चन करिएगा, जल्दी हो जाएगा। देखो पहले साल के लिए दर कितनी है 5%, दूसरे साल के लिए दर आपकी R2 या B मान लो इसको, वो है 6%, और तीसरे साल के लिए दर दी गई है रेट 8% है। हमने बताया था जब 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, क्या निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज, तो कैसे निकालते हैं आपको ये फार्मूला हमने सिखाया। पहले क्या करना है, पहले तीनों जो दर दी गई हैं तीनों का मल्टीप्लाई करना है, और इसके आपको यहाँ पर 2 अंक रखने हैं। कितने अंक रखने हैं 2 अंक रखने हैं। उसके बाद AB प्लस BC प्लस CA, और इतना करने के बाद इसके भी आपको 2 अंक यहाँ पर रखने हैं, दशमलव यहाँ लगेगा। ठीक है, और इसके बाद तीनों दरों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, और ये आपका प्रतिशत में क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं जो दर है। तो देखो 6 पंचे 30, और 30 गुणे 8 करने से 240 बनेगा ना। 240 में केवल 40 को रखा जाएगा, 2 हमारा कैरी चला गया। अब पहले क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखो 6 पंचे क्या बनेगा 30, फिर इनका मल्टीप्लाई BC का 8 छंग 48, फिर AC का गुणा 8 पंच 40, सबको जोड़ देंगे तो 40 30 70, 70 में 40 जोड़े 110 और 8 18, 118 बन गया। और हासिल वाला 2 120 बनेगा, उसमें भी 2 अंक रखेंगे तो केवल 20 रखेंगे, हासिल 1 चला जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो देखो 8 से 14, 14 5 19 और एक कैरी वाला 20, दशमलव लगा के यहाँ पर लिख देंगे 20। ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका प्रतिशत में आ गया
चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ये CI आ गया। एक बात बताओ, मूलधन हमेशा 100% होता है, और ये हमारा क्या है, ब्याज है। मूलधन में यदि ब्याज को जोड़ दिया जाए तो बेटा चक्रवृद्धि ब्याज आता है। इसमें 100 जोड़ेंगे, 100 जोड़ने का मतलब क्या है, इसके आगे एक लिख जाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ आ गई, ये किसकी आ गई, CI नहीं है, ये आपका हो गया अमाउंट। क्या हो गया, अमाउंट। और अमाउंट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 30,051 रुपये। कितना दिया है, 51। तो इसका मान उसके बराबर कर लेंगे। तो 30,051 में भाग कर देंगे किसका, 120.2040। और क्या निकालना है, राशि मतलब मूलधन। मूलधन तो 100 माने थे ना, तो 100% से गुणा करा देंगे। देखो यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, इसको हमने नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखो दशमलव के बाद जीरो कोई रोल नहीं होता, जीरो हटा देंगे। दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो 3 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे, ठीक। अब इसको काटिए, ठीक है। अब देखो इस संख्या का ये जो नंबर है 4 गुना हो रहा है, चाहे चेक करके देखो। 4 एकम 4, 4 पंचे 20 बन गया, 4 का 0, 4 तेई 12, मतलब ये 4 बार से कट जाएगा। 4 का भाग 100 में करने से आ जाएगा 25, और 3 जीरो ये बची, मतलब मूलधन आपका निकल के आ गया 25,000 रुपये। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आएगा तभी जब आप हमसे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे बेटा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में सफलता का प्रतिशत कुल अंकों का 35% है। कहने का मतलब है कि जितने भी अंक होंगे उसमें से आपको 35% यदि मार्क्स मिल जाते हैं तो आप परीक्षा पास कर जाते हो। आगे कह रहा है एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए और उसे 65 अंकों से फेल कर दिया गया। परीक्षा के कुल अंक कितने थे। एक विद्यार्थी को 390 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं, 390 अंक मिले, लेकिन ये फेल हो गया है कितने नंबर से, 65 नंबर से। इसको पास कराने के लिए, मतलब पास केवल करवाना है, इससे 65 नंबर दे दिए जाए तो ये पास हो जाएगा, ये पासिंग मार्क्स आ गए। और जबकि पासिंग परसेंट क्या दिया है, 35%। बस क्वेश्चन हो गया। जोड़ देंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 बनेगा, 9 में 6 जोड़ेंगे 15 बनेगा, आ गया 455। ये किसका मान है, 35% का मान है। पूर्णांक बताना है, अधिकतम अंक 100 हो तो 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। जिसका मान दिया जाए उससे भाग कराओ, जो पूछे उससे गुणा कराओ। तो 455 में 35% से भाग करेंगे और पूर्णांक बताना है तो 100% से गुणा कराएंगे। काटिए, 7 से काटेंगे, 5 से काटो पहले, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 ते 21, 13 गोले 100 करने से आ जाएगा 1300 आंसर। बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 448 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, हमने आपको क्लास में बताया था अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। चलो 20% की छूट दे दें तो वस्तु कितने में बिकेगी, 80% में बिकेगी। ये छूट देकर बेची गई वस्तु है, ठीक है। विक्रय मूल्य आ गया ना। ये आगे एक व्यक्ति है, वो 20% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य 100% रहा होगा, 20% का लाभ कमाएगा तो बेचेगा कितने में, 120% में। ये दोनों आपके सेलिंग प्राइस हैं, इसलिए बराबर का साइन लगा देंगे। क्वेश्चन ख़त्म। परसेंट से परसेंट हटाइए, 0 से 0 हटाइए, 4 से डिवाइड करिए, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। छोटी वाली वैल्यू
आपका होती है क्रय मूल्य। क्या होती है? क्रय मूल्य। बड़ी वैल्यू आपका होती है अंकित मूल्य, मतलब MRP। ओके, आपका यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है 448 रुपये। क्रय मूल्य हमारे अकॉर्डिंग 2 रुपये, जिसका मान दिया जाए उससे भाग कराएंगे तो 448 बट्टे में 2 करेंगे। पूछ रहा है अंकित मूल्य, 3 से गुणा कराएंगे, 2 से काटेंगे 22, 2 से काटेंगे 4, 24 गुणा 3 बेटा 72, 3 दूना 6, आंसर आया 672। ओके, खेल खेलिए खेल, परीक्षा में मैथ के साथ खिलवाड़ करिए, धज्जियाँ उड़ाइए मैथ की, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ने एक वस्तु को बी को 24% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 30% के लाभ पर बेचा। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 72.60 पैसे अधिक था तो बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया। चलिए कि ए ने एक वस्तु बी को 24% के लाभ पर बेचा, तो ए ने जो, अगर हम ए का क्रय मूल्य मान लें 100%, तो बी को बेचेगा कितने में? 124% बेचेगा। बी ने कितने में खरीदा? 124% में। बी ने 30% का लाभ लेकर के सी को वही वस्तु बेच दी है, लेकिन कह रहा है बी का जो लाभ है, तो बी का लाभ कितना बन रहा है? 30% बन रहा है। ए का लाभ कितना है? 24%। तो बी का लाभ ए के लाभ से 72.60 पैसे अधिक था, तो परसेंट में कितना अधिक है देख लो। बी का लाभ है 30%, ए का लाभ है 20%, तो कितना परसेंट ज़्यादा है? 6% है बी का लाभ। और रुपए में कितना है? 72.60। तो पूछ रहा है बी ने इसे कितने रुपए में खरीदा या बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया। तो बी तो 124% दे रहा है ना, 124% का आपको यहाँ से मान निकालना होगा, ठीक है। तो जिसका मान दिया उससे भाग कराना है, बटे में 6% कर देंगे, 124 से गुणा करा देंगे, ख़त्म कहानी। जिसका मान दिया जाए, इनका अंतर कितना? 6%। 6 से भाग करा रहे हैं क्योंकि रियल वैल्यू दे दी गई है, निकालना 124% की वैल्यू से। काटिए, दशमलव % हटा दीजिए यहाँ से। आप 6 से काटेंगे तो 6 से कट जाएगा। देखो 6 से काटेंगे तो पहले ऐसा करो, छोटा इसको कर लेंगे, तो 4 से नहीं 2 से कट जाएगा। 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4। अब ये 3 से कट जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 दूना 6, ठीक। दशमलव के बाद जीरो कोई रोल नहीं है, तो कितना आया? 24.2 × 62, ठीक। अब गुणा करा देना होगा, तो 6 गुणा कराइए। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 24 छक्का 144, 1 45। जोड़िए दशमलव 1 अंक पहले, ये दशमलव है यहाँ लगा दें। कितने में खरीदा था? 1504 रुपये में खरीदा था। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेटा समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा x में 5 वर्ग हैं। कक्षा x में 5 वर्ग दिए गए हैं, क्या क्या है? जिनमें क्रमशः 40 50 लिख देते हैं, जिनमें क्रमशः 40 50 50, उसके बाद 60 और 60 छात्र हैं। 60 और 60 छात्र हैं। पहले वर्ग में 40, दूसरे में 50, तीसरे में 50, चौथे में 60, पाँचवें में 60। ये 5 वर्ग हो गए। इनका प्रतिशत क्रमशः उत्तीर्ण प्रतिशत 80%, 76%, 64%, 65% और 70% हैं। तो संपूर्ण कक्षा x का पासिंग परसेंट ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। इसमें बच्चे पास हो रहे हैं कितना? 80%। कितना परसेंट पास हो रहे हैं? 80%।
दूसरे वाले वर्ग में पास हो रहे हैं 76%, तीसरे वाले में पास हो रहे हैं आपके 64, फिर 65, इसमें 65% पास हो रहे हैं, इसमें पास हो रहे हैं 70%। तो पूरी कक्षा का आपको औसत निकालना है, वो भी प्रतिशत में। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिलें तो ये हमारा ग्रुप ऑफ मर्जिंग का केस हो जाता है, क्योंकि सारे वर्गों को हम एक मिला करके पूरे कक्षा का यहाँ से निकालेंगे पासिंग परसेंट। चलो तो एक काम करो, जो संख्या दी गई है ना बच्चों की, उससे रेशियो में तोड़ लीजिए। रेशियो तोड़ेंगे तो सबके जीरो हटा दीजिए, और ये नंबर आपस में किसी से कटने वाले नहीं हैं। बस अब यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को शॉर्ट मेथड से करेंगे तो हम मान लेंगे यहाँ पर जो हमारा औसत होगा क्या होगा, ऐसा नंबर मान लीजिए जो सबसे बड़ी संख्या हो और सबसे छोटी संख्या हो, उसके बीच का नंबर हो, या ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं 70 मान लेते हैं। चलो 70 मानना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने लेट किया एवरेज कि हमारा एवरेज कितना है, 70% है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 70 तो है नहीं, 10 ज़्यादा है। कितने छात्रों में, 4 छात्रों में। तो पहले जो वर्ग है तो कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा भाई, एक विद्यार्थी का 10% एक्स्ट्रा होगा, तो 4 का कितना हो जाएगा, 40% एक्स्ट्रा हो जाएगा। प्लस दूसरे वर्ग में 70 से 76 है, कितना परसेंट ज़्यादा है, 6%। कितने छात्रों में, 5, 6 पंचे 30%, ये एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पर 70 से 64 ये कम है, कितना कम है, 6। तो 6 कितने छात्रों में, 30, 5 छात्रों में, तो माइनस के 30 लिखेंगे यहाँ पर। जहाँ कम हो वहाँ माइनस करते थे। 70 से 5 कम है, कितने में, 6 लोगों में, तो 6 पंचे 30, यहाँ भी माइनस कर देंगे। ये तो 70 है ही, इसमें छेड़खानी नहीं करनी है हमें, ठीक है, क्योंकि जो औसत माना है वो 70 ही तो है। अब इसको घटा बढ़ा लेंगे, देखो ये तो कट जाएगा, 40 में 30 कम हो जाएगा, बचा प्लस का आपका 10%, ठीक है। मतलब कहने का जो औसत आपने माना है वो अभी 10 ज़्यादा, लेकिन कितने छात्रों में, टोटल छात्र हैं कितने, तो 5, 4, 9, 4, 14, 14, 6, 20, 26 छात्रों में। अब 26 का यहाँ भाग करना होगा। जैसे 26 का भाग हम करेंगे 10 में तो कितना आएगा, तो समझ लगा 0 बढ़ा लो, तो 26 पंचे 130, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा। दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है, तो 80 और 24 104, 26 चौको 104 होता है, 3 बार चलेगा ये। 26 3 78, हटा लेंगे, 10 में 8 गया 2, और 9 में 7 गया 2, दशमलव लगा 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। 26 दहाम 260 होता है, तो 9 बार चला जाएगा ये। 180 और 54, ज़्यादा हो जाएगा 9 बार में, 8 बार बेटा जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 छंग 48, 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, ठीक है। 0.38%। अभी ये औसत इसमें और जोड़ा जाएगा, तो बस क्या लिखेंगे, 70.38%, ठीक है। ये पूरी कक्षा का एवरेज औसत होगा, ठीक है। हमें हो सकता है आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं है। एवरेज के जो हमारे टॉपिक पढ़े हैं चैनल पे उनको देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपना मेथड कुछ बेटा अलग चलता है। देखो आगे, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने से उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 480 रुपये। दोनों वस्तुओं के मूल्य का योगफल ज्ञात करो। बड़ा आसान सवाल है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों का 2 वस्तुएं हैं, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। इन दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात दिया है, इसका 4 दिया है और इसका 5 दिया है। हम मान लेते हैं 4 नहीं है, कितना है, 400 है, ये कितना है, 500 है, ठीक। अब पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, अगर इसे 10% के लाभ पर बेचेंगे 10% क्या बनेगा बेटा, 40 बनेगा, मतलब 440 में बेच रहे हो। इसे 20% के लाभ पर बेच रहे हो, 20% क्या बनेगा, 100 बनेगा, मतलब इसे 100% के प्राप्त 100 के लाभ पर बेच रहे हो, तो कितने में बिक जाएगी, 600 रुपये में बिक जाएगी।
इनका अंतर क्या है? इनका अंतर क्या है? इनका अंतर 600 में 400 घट जाएगा, 200 बचेगा पूरा पूरा, 200 में 100 तो पूरा पूरा बचेगा आपका। अब 100 में 40 घटा लेना तो आ जाएगा 60, मतलब 160 अंतर आ जाएगा यहाँ से। 160 की वैल्यू दी गई है कितनी? 448। पूछा क्या गया है? दोनों वस्तुओं के मूल्य का योगफल। मूल का मतलब क्रय मूल्य का योगफल 5 4 900 का मान आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि 160 को 480 बनाना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिहाई 2700 बन जाएगा। करेक्ट आंसर आया। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक हो गए, एक क्वेश्चन और देख लो। एक कार की चाल में 25% की वृद्धि होने पर वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है। वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है? देखते हैं। कह रहा है एक कार की जब चाल 25% बढ़ा दी जाती है, तो बेटा 25% को आप लोग लिखते क्या हो? 25% को 1/4 लिखते हो। चाल बढ़ाई गई ना, ये चाल ही तो है। पहले की स्पीड क्या थी? 4, अब 1 बढ़ जाएगी। ठीक, ये स्पीड है, पहले 4 थी, अब कितनी हो गई? 5। ये क्या है बेटा? आपकी स्पीड। आप सभी जानते हो स्पीड के रेशियो को यदि उल्टा कर दिया जाए तो टाइम का रेशियो निकल के आता है। तो जैसे यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, तो ये किसका रेशियो निकल के आ जाता है? टाइम का रेशियो निकल के आ जाता है। अब देख सकते हो जब 4 की स्पीड से चलता है तो उसे 5 मिनट का टाइम लगता है रेशियो में। जब 5 से चलता है तो जल्दी पहुँच जाता है। ठीक, अगर स्पीड बढ़ेगी तो समय कम हो जाएगा। यहाँ से कितना कम समय लग रहा है? 1 रेशियो का, या 1 यूनिट बोल सकते हो आप। और रियल में कितना लग रहा है? 24 मिनट कम समय लगता है। तो 1 यूनिट का मान है 24। कह रहा है जब वास्तविक चाल से चलता, तो वास्तविक चाल तो 4 थी, उस समय कितना यूनिट टाइम लग रहा था? 5 यूनिट का समय लग रहा था। तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आप जानते हो क्या बनेगी? 5 से गुणा करा देंगे, 24 गुणा 5 बन जाएगा आपका 120 मिनट। क्या बन जाएगा? 120 मिनट। और 120 मिनट को आपको घंटे में बदलना है तो 60 से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे 12 में, क्या आएगा? 2 घंटे का समय यहाँ से आ जाएगा। ओके।